हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग गुड। वेलकम टू द प्लेटफॉर्म गाइस। सो जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो क्लास 4 का आया था और उसके बाद उसका सिलेक्शन हुआ, एग्ज़ाम हुआ और प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट आ गई। लेकिन एक और कन्फ्यूजन के थ्रू JKSSB ने एक कियोस क्रिएट कर दिया है ग्रेजुएट्स और 10th 12th के एप्लीकेंट्स में। और इस वक्त जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट की वजह से लोग, स्टूडेंट्स, ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स जिनका एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ है वो सड़कों पे उतर आए हैं। काफ़ी टाइम से अब प्रोटेस्ट चल रहा है और ये प्रोटेस्ट अब काफ़ी इंटेंस होते जा रहा है। और इसमें ऑनलाइन प्रोटेस्ट भी चल रहा है हैशटैग सपोर्ट ग्रेजुएट्स के नाम से। इसीलिए काफ़ी यूट्यूब पे आपने वीडियोस देखी होगी, न्यूज़ चैनल्स इसको कवर कर रहे हैं। जो बीजेपी प्रेसिडेंट रविंदर रैना है, उन्होंने भी इस चीज़ को कल अपने इंटरव्यू में ज़िक्र किया है और उन्होंने भी इस चीज़ को हाईलाइट किया था। और उन्होंने ये भी कहा था कि उन्होंने LG से बात की है और LG इस पे कोई डिसीजन ज़रूर फेवरेबल डिसीजन लेंगे। तो अब प्रॉब्लम यह है कि फेवरेबल डिसीजन यहाँ पे क्या होगा, ठीक है? फेवरेबल डिसीजन किसके लिए होगा यहाँ पे? अगर जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट अगर इस रिक्रूटमेंट को फिर से नहीं कराती है, अगर इस रिक्रूटमेंट में फिर से ऑनलाइन एप्लीकेशंस नहीं ओपन करते हैं और इसका पूरा प्रोसेस अगर फिर से कंप्लीट नहीं होता है, कोई भी और डिसीजन यहाँ पे जस्टिफाइड नहीं होगा, वो हर किसी के लिए फेवरेबल नहीं रहेगा। क्योंकि इसमें बहुत सारी पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं। इसमें ऑलमोस्ट अब 3 पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं। पहले ये कि जिनके लिए पोस्ट्स निकाली गई थी, यानी 10th और 12th, जो आपको नोटिफिकेशन में भी दिया था। मैं आपको अभी यहाँ पे सारी डिटेल्स दिखाऊंगा, थोड़ी सी प्रोटेस्ट की क्लिप भी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। और साथ में ही वो जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया था, उन्होंने फॉर्म भरे थे और एग्ज़ाम नहीं दिया था क्योंकि JKSSB ने कहा था कि ग्रेजुएट्स एलिजिबल नहीं है। और एक और पार्टी वो हैं कि जिन्होंने फॉर्म ही नहीं भरे थे क्योंकि उनको कहा गया था कि आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। तो ये सारी डिटेल्स पे बात करने वाले हैं और हम इसी वीडियो में देखेंगे कि चेंज ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के कितने चांसेस हैं, क्या हो सकता है, और ग्रेजुएट्स को एलिजिबल किया जाएगा, कितने चांसेस हैं, और प्रोटेस्ट कौन लोग कर रहे हैं जैसे मैंने पहले ही बता दिया, और कौन एस्पिरेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, क्या गवर्नमेंट इनकी डिमांड्स एक्सेप्ट करेगी। तो ये एक इनजस्टिस सब एस्पिरेंट्स के लिए रहेगा। और उन सब जो एस्पिरेंट्स है जिन्होंने जो एग्ज़ाम में अपीयर ही नहीं हुए, जिन्होंने फॉर्म ही नहीं भरे, इस वजह से कि उनको कहा गया था कि आप, अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। तो ये सारी इनजस्टिस दोनों पार्टीज़ के साथ होगी। एक हैशटैग जो मैंने बताया आपको चल रहा है सपोर्ट ग्रेजुएट्स के फेवर में। तो चलिए ये सारी चीज़ों पे बात करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी क्लिप दिखाता हूँ। बहुत ही इंटेंस यहाँ पे मुझे ये लगा और इसलिए मैं इसको यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। तो जैसे आप, तो ये परसों का यहाँ पे आप आर्टिकल 16 की वायलेशन के ऊपर आप देख रहे हैं पोस्टर है। तो ये आर्टिकल 16 में आपको बता दूं, जो फंडामेंटल राइट है वो सबका है, वो सिर्फ ग्रेजुएट्स का नहीं है। वो उन सब ग्रेजुएट्स का भी है जिन्होंने एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट नहीं किया। वो सब उन सब का भी है जिन्होंने फॉर्म नहीं भरे थे इस वजह से, क्योंकि इसमें ग्रेजुएट्स एलिजिबल नहीं थे। और अगर अब जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट कोई ऐसा डिसीजन लेती है कि वो ग्रेजुएट्स को एलिजिबल करती हैं, तो वो फिर से एक प्रोटेस्ट होगा। जो प्रोटेस्ट, वो लोग अब प्रोटेस्ट करेंगे जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया था, ठीक है? बहुत सारे लोगों ने एग्ज़ाम इस वजह से नहीं दिया था। और वो लोग प्रोटेस्ट करेंगे जिन्होंने फॉर्म ही नहीं भरे थे, क्योंकि बहुत सारे वो लोग हैं जिन्होंने इस वजह से ही एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भरे थे। और साथ में ही 10th और 12th के बच्चे भी प्रोटेस्ट करेंगे क्योंकि उन्होंने जो एग्ज़ाम था, शायद बहुत सारे 10th और 12th वालों ने इसलिए पार्टिसिपेट किया, इसलिए फॉर्म भरा, इसलिए एग्ज़ाम दिया क्योंकि उन्हें लगा कि कंपटीशन कम है, क्योंकि उन्हें लगा कि कंपटीशन सिर्फ़ और सिर्फ उनको 10th और 12th वालों के साथ है। क्या 10th का बच्चा पोस्ट ग्रेजुएशन PhD या ग्रेजुएट वाले के साथ compete कर सकता है? क्या 10th का बच्चा
ठीक है, क्या 10th का वो स्टूडेंट जिसका 2 साल 3 साल या 4 साल पहले 10th हुआ या आज से 10 साल पहले 10th हुआ, क्या वो क्वालिफाई compete कर सकता है पोस्ट ग्रेजुएट वाले के साथ? ये आप थोड़ा सा खुद भी इस पे सोच सकते हैं। यहाँ पे तो बात ऐसी हो गई कि ये लोग जो पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, पीएचडी वाले हैं, ये स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। ठीक है, 10th और 12th के बच्चों को कोचिंग में पढ़ाते हैं और यहाँ पे फिर उन्हीं के साथ एक एग्ज़ाम रिक्रूटमेंट आती है और ये उन्हीं के साथ कंपटीशन में लग जाते हैं। ठीक है, तो कौन यहाँ पे कामयाब होगा, किसको जॉब मिलेगी, आप ये खुद ही आप डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको छोटी सी क्लिप दिखाता हूँ कितना ये इंटेंस प्रोटेस्ट होते जा रहा है और डेफिनेटली इस पे गवर्नमेंट का कोई डिसीजन आने वाला है। तो चलिए देखते हैं ये क्लिप। अगर ये मेरी फैमिली को रोटी नहीं दे सकती, ये तो डिग्री किसी काम की नहीं, ये पीजी में से मैंने थ्रू रेगुलर मोड किया है, आप देख सकते हो, थ्रू रेगुलर मोड किया है पीजी। अगर ये मुझे नहीं मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे इन्होंने अपनी डिग्री फाड़ दी है और गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने लोग इस प्रोटेस्ट में हैं। इसमें एक दो लोग नहीं है, बहुत सारे लोग इसमें। यहाँ पे आप ये पूरी अगर आप प्रोटेस्ट ऑनलाइन देखेंगे, ये न्यूज़ पॉइंट से हैं, ऑन यूट्यूब पे आप देख सकते हैं इसको। सो कितने लोगों ने इसमें प्रोटेस्ट पार्टिसिपेट किया है और ये सारे वो लोग हैं जिनका यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है, जिनका लिस्ट में नाम आया है, इसीलिए तो वो सड़कों पे आए हैं। ठीक है, लिस्ट में नाम नहीं आता है तो वो सड़कों पे नहीं उतर आते। ठीक है ना, तो आपको अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि ये वो ग्रेजुएट्स है जिनका यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। दैट मीन्स कि जो सिलेक्शन लिस्ट आई थी, जितने भी उसमें 30,000 को वेरिफिकेशन के लिए बुलाया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो उसमें मैक्सिमम यहाँ पे ग्रेजुएट्स ही होंगे। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि आप 10th और पोस्ट ग्रेजुएट वाले बंदे को एक साथ एक ही एग्ज़ाम में बिठाओगे तो आप देख सकते हो कि ये एक अपने आप में एक इनजस्टिस है। कैसे compete करेगा 10th का स्टूडेंट जो उसी टीचर से पढ़ाई कर रहा था या उस टीचर से आज से 4-5 साल पहले पढ़ाई कर रहे थे। तो ग्रेजुएट्स चेंज ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो इसको देखने के लिए, ये पॉइंट देखने के लिए मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे दिखाता हूँ। शायद जिन्होंने जो ग्रेजुएट्स थे उन्होंने इन चीज़ों को पढ़ा नहीं है। ठीक है, क्लियरली जो 2020 में रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया गया था कि प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, 10th और 12th उसमें क्लियरली मेंशन किया है। और साथ में ही एक और लाइन उसमें ऐड की है जो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, और वही सेम लाइन अभी जो सिलेक्शन लिस्ट आई थी उसमें भी इंक्लूड की गई है, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। और उसी की वजह से बहुत सारे एप्लीकेंट्स ने फॉर्म नहीं भरा था और उसी की वजह से बहुत सारे एप्लीकेंट्स ने एग्ज़ाम नहीं दिया था। तो यहाँ पे आप क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड देख रहे हैं, SRO 99 ऑफ 2008 का यहाँ पे मेंशन किया है। और यही प्रॉब्लम जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने क्रिएट की है, क्योंकि इन्होंने SRO 99 का रेफरेंस लिया है और यहाँ पे थोड़ा सा और ऐड भी किया है। तो यहाँ पे पहले जो किया जाता था क्लास 4 रिक्रूटमेंट के लिए, उसमें 10th और 12th तो क्वालिफ़िकेशन रखी जाती थी, लेकिन उसमें ग्रेजुएट्स पोस्ट ग्रेजुएट्स भी एलिजिबल थे, लेकिन उनको कोई एक्स्ट्रा पॉइंट्स या एक्स्ट्रा वेटेज नहीं मिलती थी उनको। तो JKSSB ने यहाँ पे क्लियरली इस चीज़ को मेंशन किया गया है कि द मिनिमम एंड मैक्सिमम क्वालिफ़िकेशन फॉर अपॉइंटमेंट टू क्लास 4 पोस्ट अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट शैल बी 10th एंड 12th, दैट इज़ मैट्रिक और मैक्सिमम 10+2। यहाँ पे इन्होंने क्लियरली जो है क्वालिफ़िकेशन रखी थी, और इसी क्वालिफ़िकेशन की वजह से बहुत सारे लोगों ने अप्लाई नहीं किया और इसी क्वालिफ़िकेशन की वजह से बहुत सारे लोगों ने फॉर्म नहीं भरा। अब अगर JKSSB कोई डिसीजन लेता है तो उन सब एप्लीकेंट्स का जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा उन सब का क्या करेंगे, उन सब एप्लीकेंट जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया उन सब का गवर्नमेंट क्या करेगी, अगर इन्होंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया है। और साथ में ही यहाँ पे एक और जो लाइन का उन्होंने ज़िक्र किया है, मेंशन किया है, वो है ये इम्पॉर्टेंट लाइन है जो प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट जो आई थी उसमें भी ये
लाइन इंक्लूड है। पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो नोटिफिकेशन, जो ये वाली जो नोटिफिकेशन जो मैं अभी शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, ठीक है, ये 2020 की रिक्रूटमेंट ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, पॉइंट नंबर 3 यहाँ पे दिया है, एनी कैंडिडेट हैविंग हिज हर क्वालिफिकेशन अदर देन प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर क्लास 4 पोस्ट। क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया गया है, कोई भी और एप्लीकेंट जिसके पास क्वालिफिकेशंस अदर देन प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन है वो एलिजिबल नहीं होगा, वो एलिजिबल नहीं होगा। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है, शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर क्लास 4 पोस्ट्स, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों ने इसीलिए शायद उनको इस टाइम पे एफिडेविट का मालूम नहीं था कि ऐसा एफिडेविट उनको देना पड़ेगा, और बहुत सारे लोगों ने इसीलिए फॉर्म नहीं फिल किए, क्योंकि इसी लाइन की वजह से, इसी पॉइंट की वजह से उन्होंने फॉर्म फिल नहीं किए थे, ठीक है। और बहुत सारे एप्लीकेंट्स वो हैं जिन्होंने इसकी वजह से यहाँ पे मेंशन है कि अदर देन प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशंस अगर कुछ होगी तो वो एलिजिबल नहीं है। और प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, 10th और 12th यहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन है, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको यहाँ पे यही सेम पॉइंट जो मैंने आपके साथ शेयर किया, यही सेम पॉइंट मैं आपको जो सिलेक्शन नोटिफिकेशंस आई थी उसमें भी आपको यही पॉइंट देखने को मिलेगा। तो ये है फाइनल शॉर्ट लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट्स जो अभी रिसेंटली ही रिलीज़ हो गई थी। अब उसमें सेम चीज़, यही चीज़ यहाँ पे इसमें दी हुई है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखें आप, मिनिमम और मैक्सिमम क्वालिफिकेशंस, वही चीज़ यहाँ मेंशन की गई, SRO 99 ऑफ 2008, मिनिमम और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन, मिनिमम मैट्रिक एंड मैक्सिमम 10+2 का यहाँ पे भी मेंशन किया गया है। सेम लाइन यहाँ पे भी कॉपी की गई है, एनी कैंडिडेट हैविंग हिज हर क्वालिफिकेशन अदर देन प्रिस्क्राइब्ड शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर क्लास 4 पोस्ट। कोई भी वो एप्लीकेंट जिसका क्वालिफिकेशन अदर देन द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन है वो एलिजिबल नहीं होगा। प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन क्या है, 10th और 12th का। यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा वेटेज का जिक्र नहीं हुआ है। अब यहाँ पे जो ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स जिन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है उनको एक प्रॉब्लम आ रहा है, और वो प्रॉब्लम क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो प्रॉब्लम है ये अंडरटेकिंग। ये आप पॉइंट नंबर 1 देख रहे हैं, ये वाला, ये अब उनके लिए एक प्रॉब्लम बन गया है। उन्होंने एग्ज़ाम शायद इसलिए दिया है क्योंकि उनको पता नहीं था कि ऐसा कोई एफिडेविट उनको देना पड़ेगा, क्योंकि क्लियरली मेंशन की गई है चीज़ें। तब भी बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भरा था और बहुत सारे लोगों ने इसी वजह से फॉर्म नहीं भरा था। तो यहाँ पे एक अंडरटेकिंग देना होगा, एक एफिडेविट प्रोड्यूस करना होगा जिसमें लिखना होगा कि he she is possessing the minimum qualification of matric and maximum qualification of 10+2। एंड जो मेन चीज़ यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वो है ये, she is not possessing the higher qualification than that is prescribed for the post। तो प्रिस्क्राइब्ड क्या है, 10th और 12th, और इनको यहाँ पे क्लियरली इस चीज़ को मेंशन करना है एक एफिडेविट के थ्रू। और एफिडेविट एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, उसमें कोई फ्रॉड नहीं हो सकता है, उसमें कोई फॉर्जरी आप नहीं लिख सकते हैं, फेक चीज़ें उसमें मेंशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो एक लीगल डॉक्यूमेंट है। और अगर एक बात और भी है, अगर बाद में JKSSB ने यहाँ पे, और ये भी इनको मेंशन करना पड़ेगा अपने एफिडेविट में, इफ़ एट एनी स्टेज लेटर ऑन it has been found that he she is possessing the higher qualification other than prescribed for the post, then his candidature shall be cancelled without service, without any service notice। बिना किसी सर्विस नोटिस के उनका कैंडिडेचर कैंसिल होगा। पहली तो ये बात है। और दूसरी बात, JKSSB ने ये भी कहा था कि एक नोटिफिकेशन आई थी जिसमें क्लियरली ये भी कहा गया था कि वो आगे के रिक्रूटमेंट प्रोसेस, जो भी JKSSB का रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा, जितनी भी पोस्ट्स बाद में आएंगी उनमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो एक अपने आप में एक बहुत बड़ा डिसीजन होगा अगर ये अंडरटेकिंग देते हैं, और ठीक है, और अपनी क्वालिफ़िकेशन सिर्फ 12th या 10th मेंशन करेंगे, और लेकिन अगर उनके पास बाद में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जो भी हायर क्वालिफ़िकेशन उनके पास होगा, उनको आगे बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। तो यही चीज़ है जो अब प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, और इसी चीज़ पे आप प्रोटेस्ट चल रहे हैं, और यही डिमांड है कि इस एफिडेविट को हटाया जाए। और अगर ये एफिडेविट अब हट गया, ठीक है, अगर ये एफिडेविट, क्लिप मैंने आपको पहले ही दिखा दिए,
अगर ये एफिडेविट अब हट गया, ठीक है, फॉर एग्जांपल ग्रेजुएट्स को अब एलिजिबल कर दिया गया है, जिसके चांसेस अब अच्छे खासे हैं, क्योंकि प्रोटेस्ट जिस हिसाब से चल रहा है, जिस हिसाब से डिमांड्स चल रही है, पॉलिटिकल पार्टी इसमें इन्वॉल्व हो चुकी है। जेके यूटी का जो प्रेसिडेंट है, बीजेपी का जो बीजेपी प्रेसिडेंट, यूटी प्रेसिडेंट जो है रविंद्र रैना, उन्होंने भी इस बात को कल अपने एक इंटरव्यू में ज़िक्र किया था कि उन्होंने एलजी साहब से बात की है और शायद अब एलजी साहब इसके बारे में जो है डिसीजन लेंगे। तो यहाँ पे चेंज ऑफ क्राइटेरिया डेफिनेटली अब चांसेस हैं, ठीक है, बहुत अच्छे खासे चांसेस यहाँ पे हैं कि इस क्राइटेरिया को, इस अंडरटेकिंग को हटाया जाएगा। शायद अब ग्रेजुएट्स को एलिजिबल किया जाएगा और उनको कोई एक्स्ट्रा वेटेज नहीं मिलेगा, बट पोस्ट के लिए एलिजिबल किया जाएगा, ठीक है। कौन प्रोटेस्ट कर रहे हैं? जो मैंने आपको दिखाया वही लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वही ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स या वही हायर क्वालिफिकेशन वाले जिनका यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। और प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक अंडरटेकिंग उनसे मांगा जा रहा है, एक एफिडेविट उनसे मांगा जा रहा है, जिसको अगर वो प्रोड्यूस करते हैं और बाद में उनको कुछ पता चला कि ये +2 से ज़्यादा क्वालिफाइड हैं, तो उनको नौकरी से निकाला जाएगा और साथ में ही वो आगे के रिक्रूटमेंट प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। क्या गवर्नमेंट एक्सेप्ट करेगी डिमांड्स? डेफिनेटली अब चांसेस हैं कि गवर्नमेंट ये डिमांड्स एक्सेप्ट करेगी, लेकिन यहाँ पे मेरा सवाल ये है कि क्या ये इनजस्टिस नहीं होगा उन सारे कैंडिडेट्स के साथ जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा? क्या ये इनजस्टिस नहीं होगा उन सारे एप्लीकेंट्स के साथ जिन्होंने एग्ज़ाम ही नहीं दिया? ठीक है, क्या ये उन सब के साथ इनजस्टिस नहीं होगा जो 10th और 12th के एप्लीकेंट्स ने फॉर्म भरा और उन्होंने इसलिए फॉर्म भरा क्योंकि उनको कंपटीशन नहीं दिखा, उनको कंपटीशन नहीं दिख रहा था, उन्होंने वो इसीलिए फॉर्म उन्होंने भरा क्योंकि उन्हें लगा कि उनको सिर्फ 10th और 12th वालों के साथ ही कंपटीशन है। अगर उन्हें पहले ही पता चलता कि ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स, पीएच वाले 10th और 12th वाले जो फॉर्म ही नहीं फिल करते, क्योंकि उतनी उनकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट वालों के साथ compete कर लेते। कैसे compete कर लेते? इसमें क्या लॉजिक हम रखते कि वो compete कर सकते थे? क्या पोस्ट ग्रेजुएट वाला जो 10th के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्या वो अपने स्टूडेंट्स के साथ, क्या वो स्टूडेंट अपने टीचर के साथ compete कर पाएगा? ठीक है, तो यहाँ पे व्हाट अबाउट ग्रेजुएट्स जो मैंने बताया आपको, उन सब ग्रेजुएट्स का क्या जिन्होंने अप्लाई ही नहीं किया? और इस वजह से अप्लाई नहीं किया गया था क्योंकि क्लियरली मेंशन किया गया था एनी अदर क्वालिफिकेशन अदर देन प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन, तो एप्लीकेंट एलिजिबल नहीं होंगे। और उन सब एप्लीकेंट्स का क्या करेगी गवर्नमेंट अगर वो इस एफिडेविट को हटा देती है या ग्रेजुएट्स के फेवर में डिसीजन देती है? तो उन सब जो एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट ही नहीं किए इस वजह से क्योंकि ग्रेजुएट्स एलिजिबल नहीं थे, तो उन सब का गवर्नमेंट क्या करेगी? तो यहाँ पे ये सब के लिए एक इनजस्टिस रहेगा, ठीक है। एक अगर गवर्नमेंट कोई सा भी डिसीजन लेती है, एक्सेप्ट एक डिसीजन, और वो ये डिसीजन है कि जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट को, JKSSB को ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस फिर से करना पड़ेगा, एग्ज़ाम से लेके, फॉर्म ओपनिंग से लेके रिज़ल्ट तक ये फिर से पूरा प्रोसेस होना चाहिए, तभी इसमें कोई जस्टिस होगी। अदरवाइज़ अगर जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट अभी कोई डिसीजन लेती है ग्रेजुएट्स के फेवर में या एफिडेविट को हटा देती है, तो ये एक इनजस्टिस रहेगा सबके साथ और इसमें प्रोटेस्ट फिर होंगे। अब वो लोग प्रोटेस्ट करेंगे जिन्होंने अप्लाई नहीं किया, अब वो लोग प्रोटेस्ट करेंगे जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया, और अब वो 10th और 12th के स्टूडेंट्स भी प्रोटेस्ट करेंगे जिन्होंने शायद इसीलिए फॉर्म भरा था कि उनको पता था ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स इसमें एलिजिबल नहीं थे, इनका कंपटीशन नहीं था, ठीक है, सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा थे। लेकिन अब अगर अचानक से जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने कहा कि भाई ग्रेजुएट्स को भी रखो, तो फिर इनका तो ये तो कहीं के रह गए नहीं, इनकी तो कोई फिर इनको कहाँ से जॉब मिलेगी, ठीक है। तो एक यहाँ पे ऑनलाइन कैंपेनिंग भी चल रही है इसके बारे में, सपोर्ट ग्रेजुएट्स करके, जो अभी काफ़ी पॉपुलर भी है सोशल मीडिया पे, ट्विटर से लेके फेसबुक तक ये चल रहा है। बाकी वीडियो की क्लिप मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे दिखा दी है और उस वीडियो की क्लिप के थ्रू आप
आपने देखा कि प्रोटेस्ट कितना ज़्यादा जो है बढ़ रहा है, लोग उसमें कितने हैं। अगर अब जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेंज कर दिया, एफिडेविट को हटा दिया या ग्रेजुएट्स को एलिजिबल कर दिया, तो जाहिर सी बात है कट ऑफ तो यही रहेगा और नुकसान उन सब 10th और 12th वालों का होगा जिन्होंने फॉर्म इसलिए भरा था कि उनके पास कोई कंपटीशन नहीं है या उनको अपने ही लेवल के कैंडिडेट से कम्पीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से, बहुत ही सोच समझ के जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट को इस बारे में डिसीजन लेना होगा। तो ये इम्पोर्टेंट वीडियो था जो आप सबके साथ शेयर करना था। काफ़ी जो है इसमें यूट्यूब पे ऑन न्यूज़ चैनल्स इसको कवर कर रही हैं क्योंकि प्रोटेस्ट अच्छा खासा बढ़ चुका है और गवर्नमेंट ऑफिसेज़ के बाहर यह प्रोटेस्ट हो रहा है और पॉलिटिकल पार्टीज़ इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं, गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं। तो हो सकता है इसमें जल्दी आपको कोई डिसीजन देखने को मिलेगा। तो क्या चांसेस हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज हो सकता है? डेफिनेटली यस, चांसेस अच्छे खासे हैं कि इसमें गवर्नमेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज करेगी और यहाँ पे ग्रेजुएट्स एलिजिबल किए जाएंगे तो डेफिनेटली हो सकता है। अब चांसेस बढ़ चुके हैं कि इनको एलिजिबल किया जाएगा। प्रोटेस्ट कौन लोग कर रहे हैं? जो मैंने पहले ही बता दिया आपको, वही लोग ग्रेजुएट्स, वही पोस्ट ग्रेजुएट्स, वही पीएचडी वाले जिनका सिलेक्शन हुआ है। क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि वो एलिजिबल नहीं है। वो इसलिए भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि पहले उन्होंने कुछ JKSSB की तरफ से क्लियर भी नहीं आ रहा था कि क्या एलिजिबल है या नहीं है और अब उनसे एक अंडरटेकिंग मांगा जा रहा है, एक एफिडेविट मांगा जा रहा है और वो एफिडेविट प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। उस एफिडेविट को हटाने के लिए उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है। क्या गवर्नमेंट डिमांड्स एक्सेप्ट करेगी? तो मैंने पहले ही बता दिया आपको, चांसेस हैं कि गवर्नमेंट इसको एक्सेप्ट करेगी और शायद वो ग्रेजुएट्स के, पोस्ट ग्रेजुएट्स या हायर क्वालिफाइड जो है कैंडिडेट्स हैं उनके फेवर में डिसीजन लेगी। तो लेकिन यहाँ पे इनजस्ट सबके साथ ये फिर से होगा, फिर से प्रोटेस्ट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब फिर वो लोग प्रोटेस्ट करेंगे जो ग्रेजुएट्स जो हायर क्वालिफाइड हैं और उन्होंने वो अप्लाई नहीं किया उन्होंने, क्योंकि इसमें मेंशन किया गया था कि इसमें 10th और 12th ही क्वालिफ़िकेशन रहेगा। और वो लोग प्रोटेस्ट करेंगे जिन्होंने एग्ज़ाम फॉर्म तो भरा था लेकिन एग्ज़ाम नहीं दिया था, और वो 10th और 12th वाले प्रोटेस्ट करेंगे क्योंकि उन्होंने फॉर्म शायद इसीलिए भरा था क्योंकि उन्हें लगा कि उनके पास कंपटीशन ज़्यादा नहीं है, उनको अपने ही लेवल एप्लीकेंट्स, अपने ही लेवल कैंडिडेट्स के साथ कॉम्पीट करना होगा और उसके चांसेस, उनके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा उसमें देखने को मिल रहे थे और अच्छे खासे चांसेस भी थे, डेफिनेटली थे, क्योंकि ग्रेजुएट और आप पोस्ट ग्रेजुएट वाले को, आप 10th और पोस्ट ग्रेजुएट वाले को अगर एक एग्ज़ाम में बिठा रहे हो तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसका वहाँ पे सिलेक्शन होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत पहले इन्होंने अपना 10th या 12th या ड्रॉप आउट हैं किया था, काफ़ी टाइम से पढ़ाई नहीं कर रहे थे वगैरह वगैरह की चीज़ें इसमें अप्लाई होती हैं। जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट को अब जो डिसीजन लेना होगा वो सोच समझ के लेना होगा और मेरे हिसाब से एक ही डिसीजन इसमें जो जस्ट सब के लिए होगी तो वो ये होगी कि इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को फिर से करना पड़ेगा। और अगर गवर्नमेंट को इस ग्रेजुएट्स को एलिजिबल करना है तब इसको फिर से रिक्रूटमेंट प्रोसेस को करना पड़ेगा और सबको चांस देना पड़ेगा। अदरवाइज़ ये इनजस्टिस रहेगा और इनजस्टिस तब तक रहेगा जब तक ये फिर से एग्ज़ाम नहीं किए जाते हैं। अदरवाइज़ जो क्वालिफ़िकेशन है यही रखना पड़ेगा। तो ये था इम्पॉर्टेंट अपडेट, ये था इम्पॉर्टेंट वीडियो जिसमें हमें ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी थी। JKSSB क्लास 4 का जो रिज़ल्ट आया था उसके प्रोटेस्ट के बारे में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप खुद भी यूट्यूब पे देखें ये चीज़ें कैसे चल रही है, कितना इंटेंस हो रहा है, क्या डिमांड्स हैं। ठीक है, इससे आपको भी एक अपडेट रहते हैं, इससे आप भी अपडेट रहेंगे और आपको भी पता चलता रहेगा कि क्या क्या चल रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।